हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्पेशल फीचर बाय हिंदुस्तान टाइम्स। हमारे आज के गेस्ट इंडिया के कमर्शियल रियल एस्टेट इकोसिस्टम को लगभग 2 डिकेड से ग्राउंड लेवल पे समझ रहे हैं। उन्होंने डेवलपर्स, कंसल्टेंट्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ काम करके ये देखा है कि इनकम जनरेटिंग कमर्शियल एसेट्स कैसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। इस जर्नी में इनकी पहचान हमेशा रियल एस्टेट के एक रेवोल्यूशनाइजर की तरह रही है। आज वो हेवेंडेक्सा के फाउंडर और सीईओ हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फ्रैक्शनल ओनरशिप के थ्रू प्राइम कमर्शियल रियल एस्टेट को इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल बना रहा है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अखिलेश शर्मा। Akhilesh ji, thank you so much for coming to this show. Thanks for calling and giving us such a good opportunity so that we can tell to our investor a new era of real estate. Absolutely. So, fractional ownership शब्द आज इन्वेस्टमेंट मार्केट में काफ़ी बज़ क्रिएट कर रहा है। करेक्ट। एंड सो आज आप हमारे व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स को भी बताएंगे कि प्लीज़ इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दीजिए कि एक्चुअली ये होता क्या है एंड वो किस तरीके से हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी एक स्मार्टर और पोटेंशियली सेफर ऑल्टरनेटिव की तरह उभर रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक रियल स्टेट के ड्रीम ड्रिवन इन्वेस्टमेंट से एक रियल इन्वेस्टमेंट और रियल इनकम की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। एक्चुअली ना, ये डेवलपर की मोनोपोली को ब्रेक करके इन्वेस्टर के को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे क्रिएट कर रहा है। इसीलिए ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टर के बीच में एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट की तरह, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट एंट्री एंड स्मार्ट एग्जिट की तरह देख रहे हैं। हम इसको अगर समझने की कोशिश करें कि इसमें होता क्या है। इसमें बेसिकली a group of people, like-minded peoples, come together, pool their investment and buy a property which is A-grade commercial property in a developed area and getting a rental yield from that area, from that property. उनको buying के टाइम पे पता है कि what they are buying at present moment. और अगर हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स की बात करें कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में होता क्या कि वो एक सपने की तरह उसको दिखा दिया जाता है। डेवलपर और कंसल्टेंट इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं किसी की भी कि इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि ये उनके लिए फोमो क्रिएट हो जाता है कि अगर आज मैंने नहीं बाय किया तो ये ख़त्म हो जाएगा, मिस आउट हो जाएगा। और उस चक्कर में वो एक अंडर डेवलपमेंट और अंडर डेवलप्ड एरिया में प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। अच्छा। उनको पता ही नहीं होता कि ये कब तक बनेगा, कैसा बन के आएगा, क्या रेंटल इनकम होगी, सब असम्पशन पे चल रहा है। तो उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट एक जगह पे जाके स्टक हो जाती है और वहीं पे सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वर्सेस फ्रैक्शन ओनरशिप एक तरीके का रियल इन्वेस्टमेंट होता है और यहाँ पे लोग बाग पूल इन होके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अगर आप मुझसे सीरियसली पूछो तो फ्रैक्शनल ओनरशिप वर्ड ही गलत है। अच्छा। ये थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है। एक्चुअली हम प्रॉपर्टी को कहीं पे भी फ्रैक्शनलाइज नहीं कर रहे, हम उसको प्रॉपर्टी को तोड़ नहीं रहे, ना ही हम तोड़ रहे ना बना रहे। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर पूलिंग द इन्वेस्टर्स एंड देन दे आर बाइंग अ प्रॉपर्टी विच इज अ वर्थ ऑफ 50 to 100 करोड़, जो एक इंडिविजुअल के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। हमने रिस्क भी डिवाइड कर दिया एंड वी आर बाइंग इन अ पूल ऑफ इन्वेस्टर्स। सो इसका मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो इसका वर्ड ही पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शन ओनरशिप। सो इसीलिए बिकॉज वेंस यू आर मेकिंग अ पूल एंड लो डाउन योर रिस्क, गेटिंग अ गुड रेंटल इनकम, करेक्ट, तो you are on a safer side. So that's why I think it is buzzing the real estate market totally. Correct. So Mr. Sharma, जो investors traditionally FDs, mutual funds, direct residential या commercial properties में already invest करते हैं, तो उनके लिए ये fractional ownership क्या ये एक diversification का tool है या उन लोगों के लिए ये एक बेहतर विकल्प है जिन्होंने ऑलरेडी एक डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में? नहीं, ये डाइवर्सिफिकेशन की जगह ना ये नीड ऑफ मार्केट है।
आज की तारीख में हो क्या रहा है कि देर इज़ अ बिग कमिटमेंट्स विच आर डेवलपर्स आर डूइंग कि आफ्टर 3 years when you get the property it will have a good returns in your property and everything. So it is a promising market which is telling something different and in actual ground reality पे something different is happening. इसको मैं और बेहतर तरीके से बताऊँ तो देखो 2006 में रेरा इंट्रोड्यूस हुआ करेक्ट। और रेरा was planned for giving a regulatory into real estate industry. बट हुआ क्या कि आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो सारी ट्रांजेक्शन 50 से 60% ट्रांजेक्शन्स आज की तारीख में डिस्प्यूट्स में है। डिले प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बिल्कुल। कमिटमेंट्स फेल हो रही हैं, सो 90% मतलब 50% केसेस हो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप उसको और स्टडी करोगे तो पहले जो जजमेंट थी रियल एस्टेट की रेरा की वो 2 से 3 महीने या 6 महीने में मिल जाती थी। बिल्कुल। आज केसेस इतने बढ़ गए हैं कि उसमें 3 से 4 साल लग रहे हैं पेंडिंग केसेस। तो मार्केट की जो दिखाया जाता है फॉर एन एग्जांपल व्हेन द पर्सन इज लुकिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, एक और तरीके से दिखते हैं कि अगर कोई बंदा मॉल के अंदर शॉप खरीदना चाहता है तो उसकी बेसिक फोकस होता है कि टू गेट अ रेंटल इनकम एंड गेट द एप्रिसिएशन ऑन इट। ट्रू। होता क्या है ग्राउंड रियलिटी पे जब उससे पोजीशन मिलता है तो कस्टमर जितने भी है, कंज्यूमर है, वो ऑनलाइन जा चुके हैं। हाँ। तो रिटेलर को ब्रांड को वहाँ पे अपना एस्टेब्लिश करना डिफिकल्ट हो रहा है बिल्कुल। और ब्रांड भी ऑनलाइन जा चुके हैं। ट्रू। तो रियलिटी में वो सारी जगह खाली पड़ी रहती है। अगर कोई ब्रांड प्लान भी कर ले कि मॉल में मैं लूँगा तो डेवलपर ने वहाँ पे भी 50% लोडिंग डाल रखी है। सो इवन इफ दे बाय अ प्रॉपर्टी टेकन ऑन अ रेंट एट 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट तो उसको यूजेबल एरिया के हिसाब से तो 200 हो गया। बिल्कुल। और जहाँ पे ऑनलाइन में आजकल वो क्या बिग बिलियन सेल चलने लगी है अमेजोन पे या ना, तो वहाँ उसको कॉम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है। ट्रू। सो देयर इज नो चांस कि वो वैकेट प्लेस कोई ब्रांड को ले ले। हाँ, एक बड़े प्लेयर जो होते हैं जैसे जिन्होंने जो 10 to 15,000 स्क्वायर फीट का एरिया देखते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट वहाँ पे भी एक और प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि जो बायर्स हैं उन्होंने फ्रंट की दुकान ली तो उनको 40% की पीएलसी आ गई, कॉर्नर की है तो 50 आ गई, बैक साइड पे 10-15% आ गया। फुटफॉल भी नहीं उधर। अब उस सिचुएशन में अगर वो पूरा एरिया लीज आउट करना चाहते हैं तो एक रेंटल पे, क्योंकि बाइंग डिफरेंट है तो सबकी आरओआई डिफरेंट हो जाएगी। बिल्कुल। तो इन्वेस्टर उसके लिए रेडी नहीं होता क्योंकि एक रेंटल पे सबको सेट करना। अब जिसने विदाउट पीएलसी ली है उसको तो रिटर्न आ गई 6% और जिसने पीएलसी ली उसको रिटर्न आ गई 4%। सो वो पॉसिबल ही नहीं है। सो एक रेंटल पे एक टर्म पे सेट कराना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है कि हम ऐसी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो ऑलरेडी रेंटल जनरेटिंग हो। अच्छा। तो ये रियल एस्टेट की बाइंग का डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये रिक्वायरमेंट हो गया है टू फॉर अ बायर टू ब्रेक दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मार्केट के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से बाहर निकलें एंड दे शुड बाय अ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी विच इज एक्चुअली जनरेटिंग अ रेंटल। कोई अजम्पशंस ना हो, सब कुछ रियल हो। तो क्या ये अप्रोच आपको लगता है कि ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की तरफ लोगों को शिफ्ट करवा रहा है? Absolutely right. It is totally not a emotional game. It is a actual real buying. Maybe little bit costlier, but at least it is a risk-free investment. सो मिस्टर शर्मा, क्योंकि फ्रैक्शनल ओनरशिप रिलेटिवली नया मॉडल है, ये एक टर्म भी नया है, मॉडल भी नया है इन्वेस्टमेंट के मार्केट में, तो इन्वेस्टर्स का जो फर्स्ट कंसर्न है विच इज़ अ लेजिट कंसर्न कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस, ये उनका मेजर कंसर्न है। तो ऐसे में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टर्स के बीच क्रेडिबिलिटी कैसे पैदा करता है, और आप अपने इन्वेस्टर्स को कैसे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कैपिटल प्रोटेक्शन का कॉन्फिडेंस दे पाते हैं? देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, हमने एक जनरल लैंग्वेज में सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है। करेक्ट। और जो रियल एस्टेट आज की तारीख में ना, जो नहीं दिख रहा वो बिक रहा है। तो जब नहीं दिखता है तब तो एक ट्रस्ट,
की रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। और उसके अदर हैंड अगर हम फ्रैक्शन ओनरशिप को देखें तो यहाँ पे ब्लाइंड ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखो ट्रस्ट का बेसिक क्या है? ट्रस्ट इज कि हम क्या फ्यूचर, जब हम किसी को कमिटमेंट करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, तब ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। बट फ्रैक्शन ओनरशिप में जहाँ पे हम बाइंग वो कर रहे हैं जो कि रियल है, मतलब एट द टाइम ऑफ बाइंग पर्सन नो व्हाट ही इज बाइंग। टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट, इट इज रियल एसेट। मतलब एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैंने एक होटल में को बाय करना है, उसका फ्रैक्शनली मेरे को बाय करना है, तो मैं उस होटल को विजिट कर सकता हूँ, उसमें गेस्ट देख सकता हूँ कि क्या चेक इन हो रहे हैं, कितने चेकआउट हो रहे हैं, उसके रेस्टोरेंट बैठ के लंच एंड डिनर कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं उसके ऑपरेशन को समझ सकता हूँ कि हाउ गुड इट इज, राइट? करेक्ट। एंड हाउ एग्जैक्टली इट इज फिजिकली प्रेजेंट हियर। इसलिए मैं ना फ्रैक्शन ओनरशिप के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करता हूँ जब भी ट्रस्ट की बात आती है, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। क्या बात, क्या बात। सो व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ इट, व्हेन इट इज एवरीथिंग इज रियल, यू डू नॉट रिक्वायर्ड इट। सो जब इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स में आप फील कर पाते हो, उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को ड्यू डिलीजेंस कर पाते हो, उसके रेंटल इनकम की ऑडिट कर पाते हो कि एक्चुअल रेंटल इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई अजम्पशंस नहीं है। सो फ्रॉम द डे वन इट इज़ वेरी क्लियर। सो आपको वो ट्रस्ट फैक्टर की बिल्ड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं कि कल को ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगा, यहाँ से एक्सप्रेसवे निकलेगा, यहाँ से प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी। करेक्ट। सबकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वट एवर यू आर बाइंग you can physically see, we It can still physically see. exists. So actual rental पे आप play कर रहे हो, so you do not require it actually. ओके। सो आप क्या ये कहेंगे कि फ्रैक्शनल ओनरशिप का जो मॉडल है ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, लेकिन जो ये जो मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं या इकोनॉमिक स्लो डाउन जैसे फैक्टर्स हैं, Correct. तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री तो नहीं होती। True. हम चाहे फ्रैक्शन ओनरशिप की बात करें या किसी भी मार्केट के शेयर मार्केट की बात करें, इट इज़ ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्वमेंट। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या रिस्क है और कितनी रिस्क को कवर कर सकते हैं। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता। करेक्ट। बट बाइंग अ सेफ, बाइंग पुटिंग अ हेलमेट ऑन द फेस है, मैं सेफ कितना अपने आप कर सकता हूँ, एल्बो गार्ड लगा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, सो दैट एटलीस्ट मैं एक लार्जर लॉस ना कर पाऊँ। तो फ्रैक्शन ओनरशिप में क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है, रिस्क क्या हो सकता है कि टेनेंट ही चला गया। करेक्ट। अब आपका 1 लाख स्क्वायर फीट का टेनेंट है, वो चला गया, तो आपकी रेंटल इनकम तो इम्पैक्ट हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पे रेंटल इम्पैक्ट हो गया तो रिटर्न तो स्टॉप हो जाएगा। बट क्या ऐसे टेनेंट जो 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया ले चुके हैं, हाँ। जो ऑलरेडी रनिंग में है, जो ऑलरेडी फंक्शनल है, हाँ। जो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन पे हैं, वो मूव आउट करेंगे जिन्होंने खुद ने इंटीरियर की एक हैवी कॉस्ट लगा रखी है। That's true, that's true. अब एसटी मीडिया का भी हम एग्जांपल ले तो पूरी बिल्डिंग एसटी मीडिया के पास है, सही बात है। इंटीरियर उन्होंने किया हुआ हाँ, है। सो उनका मूव आउट होना इज अ वेरी रेयर। True. कब किस कंडीशन में मूव आउट होंगे, एक या तो गवर्नमेंट का कोई एक नया रेगुलेशन आ जाए जहाँ पे एमएनसी कंपनी को सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाए, True, true. तो ही हैज टू मूव इट आउट। कोई वॉर की सिचुएशन आ जाए तो So a crisis ऑब्वियसली situation, क्राइसिस, हाँ। मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। True, true, हाँ। या फिर सिमिलर काइंड ऑफ कोई इम्पैक्ट आ जाए जिसमें नेचुरल क्लैमिटीज हो जाए, तो उस वाली सिचुएशन में ही हैज टू मूव इट आउट, राइट? Correct. बट ये जो छोटे मोटे होते हैं, जैसे कोविड आ गया, 2-3 साल के लिए रुक गए, तो ब्रांड डजंट मूव फ्रॉम दैट प्लेस। Correct. सो आप अपने रिस्क को पूरा कवर करते हो बिकॉज यहाँ पे है बट बहुत ही कम है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक It's always a better option. बेटर ऑप्शन ये कह सकते हो कि 100 में से अगर ये 10% ऐसे है जिसपे थोड़ा कम रिस्क है। तो मिस्टर शर्मा, मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बजाय ज़्यादा वायबल है। इसमें ज़्यादा रेंट है, इसके एप्रिसिएशन वैल्यू भी ज़्यादा है, और इसी वजह से
इन्वेस्टर्स भी इसी सेगमेंट में ज़्यादा अपने आप Focus अपने करते प्रॉपर्टी हैं। फोकस भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मैं कैसे जज करूँ कि ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो मेरे लिए ज़्यादा वायबल है या इट इज़ जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक? मतलब आप अगर हमारे इन्वेस्टर्स को 2-3 कुछ ऐसा टिप्स दे दें सो दैट दे विल बी एबल टू गेट इनटू अ डिसीजन कि ये बिल्कुल उनके लिए राइट चॉइस है। देखो, मैं अपने फर्स्ट बायर को तो हमेशा कहता हूँ दे शुड मूव इनटू रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज, अच्छा। राइट। और अगर आप किसी भी एज अ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो सबसे पहले तो हमेशा रियल एस्टेट में कैसे कहते हैं कि लोकेशन इज द Key मेन की factor, फैक्टर। yeah. तो लोकेशन इज जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो गई है, कोई प्रॉमिसिंग वगैरह नहीं कि यार कल को ये होगा, इट इज़ ऑलरेडी ऑन अ डेवलप्ड एरिया। और अगर उसका एक्चुअल रेंट आ रहा है तो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। उसको कैसे आप जज कर सकते हो? बाय वेन एवर यू बाइंग, बिफोर बाइंग यू चेक इट आउट द मार्केट कि अगर मुझे ये जगह लीज पे लेनी होगी तो क्या रेंटल पे आएगा। इसको ना मैं आपको थोड़ा बेटर वे में समझाता हूँ। किसी भी प्रॉपर्टी वैल्यू को निकालने के लिए रेंट इनटू टाइम अपॉन आरओआई इज अ फॉर्मूला। अच्छा। तो क्या रेंट आ रहा है और टाइम जो है वो तो फिक्स्ड है, क्योंकि आरओआई एनुअली निकलती है तो वो 12 मंथ्स हो जाएगा। करेक्ट। अब एज अ डेवलपर मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है कि या तो मैं रेंट को इंक्रीज कर सकता हूँ क्योंकि वो न्यूमिनेटर में है, और आरओआई डिनोमिनेटर में तो उसको डिक्रीज कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो एज अ डेवलपर, एज अ मार्केट गेमिंग के लिए मेरे को आरओआई को लेस करना पड़ेगा। अगर मैं आरओआई लेस करता हूँ तो वो सेलेबिलिटी उसकी लेस हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया। बिल्कुल। जिस मार्केट को मुझे 9% 10% दिखाना है, अगर मैं उसको 4-5% एक्चुअल दिखा दूंगा तो ही विल नॉट बी अवर बायर। ट्रू ट्रू। तो मेरे पास अब एक ही ऑप्शन रह गई, क्या? रेंट को इंक्रीज करके दिखा दूँ। अच्छा। और ये पॉसिबल कहाँ पर है? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। ओह। अब देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर है तो मुझे अगर वो 60 रुपीज़ का रेंटल है तो मैं उसको क्या करूँगा, 60 की जगह उसको 120 कर दूंगा या 90 कर दूंगा। अच्छा। अब 90 करते ही जो मेरी 60 रुपीज़ जो एक्चुअल प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू होनी चाहिए थी, विच इज़ 12,000, इस फॉर्मूले के हिसाब से 16 to 12 अपॉन 6% के आरओआई से निकालूं तो 12,000 आएगी। लेकिन अगर मैं इसको 120 कर दूं तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखेगा। 90 कर दूं तो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 18,000 रुपीज़ और 24,000। तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 12, उसको मैंने इंक्रीज करके 18 और फिर 24 कर दिया। करेक्ट। एंटायर गेम चेंज। टोटली। आई एम इनटू द प्रॉपर्टी। मैं नाम नहीं लूँगा बट आई थिंक व्यूअर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। एक गुड़गांव में एक हाईवे पे प्रॉपर्टी थी, वहीं पे सामने डीएलएफ स्टार मॉल है, जहाँ पे रेंटल चल रहा है 150-200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे मिल जाता है। उसी के ठीक सामने उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लेके आए और उसकी रेंटल वैल्यू कर दी 400 और 480। मतलब समझ रहे हो आप कि 40,000 पर स्क्वायर फुट के रेट को वो उन्होंने 80 से 1 लाख ले गए। करेक्ट। अब आप ले तो गए, लेकिन रेंटल देना मुश्किल हो जाएगा थोड़े टाइम में। हाँ बिल्कुल। सो आज वो जेल में। सो इन्वेस्टर्स के लिए बेटर ऑप्शन है कि अगर वो रेंटल को राइटली जज कर पाए, ले पाए, और उसका बेटर तरीका है कि वो डेवलप्ड एरिया में अपने आप को फोकस करें। अगर फोकस करते हैं तो उनको एक्चुअल रेंटल पता चल पाएगा और फिर आरओआई का बेस निकालें। बाइंग अ प्रॉपर्टी ऑन द बेस ऑफ आरओआई कि 9% 14% आ रहा है और रेंटल कुछ भी है, इट इज़ अ मतलब एंड ऑफ द डे यू विल बी इन अ गेम। मैं हमेशा कहता हूँ अपने इन्वेस्टर्स को कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो नंबर गेम है। करेक्ट। ऑन अ एक्सेल शीट यू कैन गेट इट कि क्या हो रहा है। सो बेटर टू इन्वेस्ट इन अ ready to move in property for the first user. So we'll get into the rapid fire zone now. So commercial real estate. Rapid fire. So commercial real estate या equity markets or gold? I think diversifying portfolio in a balanced way. Okay. Fractional ownership in one word. Pool of investor. ये आपका फेवरेट वर्ड है। हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मार्केट भी फ्रैक्शनल ओनरशिप की जगह पूल ऑफ इन्वेस्टर। एग्जैक्टली। बचपन से सुना है ना, वो एक यूनिटी जो होती है वो ब्रेक करना मुश्किल होता है। So biggest complaint in housing projects?
delay in possession and wrong commitments. ओके, फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की बिगेस्ट मिस्टेक? Buying in under construction properties. कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल? Golden rule: buy in developed area and under ready to move in properties. ओके, कमर्शियल रियल एस्टेट का फ्यूचर ग्रोथ ड्रिवन है या इनकम ड्रिवन? It is both. Rental income भी आती है और capital appreciation भी आता है. It is both. ओके, सो हेवन डेक्सा का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? लॉन्ग टर्म विजन, देखो आज की तारीख में जो रियल स्टेट है ना, वो बड़े बड़े निवेशकों का एक है ना छोटा सा समूह बन के रह गया है. बड़े बड़े निवेशक कौन? पीआईओ, एनआरआईज और इनके लिए रह गया. तो बड़े बड़े निवेशकों का एक छोटा सा समूह है, जबकि हेवन डेक्सा क्या चाहता है कि छोटे छोटे निवेशकों का एक बड़ा समूह बन सके. सो पुटिंग लेस एंड गेट मोर इज आवर विजन. सो व्हाई फ्रैक्शनल ओनरशिप, द फाइनल क्वेश्चन? इसके लिए हम लोग हमारी टैगलाइन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रियल स्टेट से कम नहीं और शेयर गिरने का गम नहीं. बहुत बढ़िया. सो मिस्टर शर्मा, आज आपने इस डिस्कशन बहुत इनलाइटनिंग रहा डेफिनेटली, एंड एक कॉम्प्लेक्स टर्म को आपने इतने सिंपल तरीके से लोगों को समझाया. एंड जो सीरियस वेल्थ बायर्स होंगे, आई एम श्योर ये उनके लिए एक नेचुरल स्टेप ऑफ प्रोग्रेशन होगा. सो आपने जैसे बोला कि कमर्शियल प्रॉपर्टी नंबर्स का गेम है, इसमें इमोशंस नहीं है. अगर रेंट रियल है, टेनेंट स्ट्रॉन्ग है और लीज सॉलिड है, तो ROI जेन्युइन होगा. Correct. Right? If in this way, if the investor are happy, we are also happy. एग्जैक्टली. सो स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही है जो ब्रोशर नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटीज को चेक करके ही इन्वेस्ट करता है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड फॉर मोर अपडेट्स and insights on the leaders that come onto our platforms who are changing the investment landscape of India. Thank you. Have a good day.